गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सोशोलॉजी में आज हम लोग का टॉपिक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियां। आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर? यह टॉपिक है, उसी टॉपिक का सब टॉपिक है जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसी का यह भाग है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां। और उसी का पार्ट था वर्ण व्यवस्था, उसी में एक था आश्रम व्यवस्था, और उसी में एक और यूनिट है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर? देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजातियां, और एक होता है एससी। कंफ्यूज नहीं करना, एक होता है एससी। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब है अनुसूचित जनजाति। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले कि अनुसूचित जनजाति क्या है, किसे कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है या किसे कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पहचान कैसे करेंगे, राइट। दूसरी बात, यह किस प्रजाति से बिलोंग करती है। प्रजाति यानी रेस, प्रजाति को क्या बोलेंगे, रेस। रेस का मतलब है प्रजाति। एक किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, किस रेस से बिलोंग करते हैं, इस चीज को देखना है। और थर्ड में हम लोग को देखना है, रेस के बाद, प्रजाति के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर भारत में किन किन क्षेत्रों में इनका वितरण है। भारत में जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स है, और भारत के किन क्षेत्रों में, किस रीजन्स में है, किन क्षेत्र में है। और अगला देखेंगे क्षेत्रीय वर्गीकरण। क्षेत्रीय वर्गीकरण का मतलब है कि किस आधार पर क्षेत्रीय वर्गीकरण यानी रीजनल क्लासिफिकेशन, क्षेत्र के आधार पर कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। और फिर देखेंगे इनकी समस्याएं क्या है, और समस्याओं के साथ साथ समस्याएं एवं समाधान क्या है, समाधान के लिए क्या क्या कार्य किया गया, ठीक है, और समस्या और समाधान। क्लियर? इसके साथ साथ एक हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में या जब भी इनके लिए कोई आंदोलन हुआ तो समाधान में आ जाएगा, हालांकि समस्या समाधान में आ जाएगा, लेकिन एक अलग से हम लोग यहां नोट कर ले रहे हैं, आंदोलन। आंदोलन मतलब जब जरूरत पड़ा, जब नीड हुआ, समस्याएं आई, तो उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए आंदोलन का सहारा लिया गया, मूवमेंट का सहारा लिया गया। और कौन से आंदोलन और कैसे संचालित किए गए, इसको हम लोगों को देखना है। दैट्स क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, जनजाति केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनजातियां हैं, वर्ल्ड में ट्राइब्स हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग को स्टडी करना है भारत की जनजातियां, द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, राइट। सबसे पहली बात कि जनजाति है क्या, कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे पहचान, कैसे पहचान करेंगे ट्राइब्स को, जनजातियों को कैसे पहचानेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, सामान्य रूप से इनका कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कुछ शारीरिक बनावट है, कुछ इस प्रकार का शारीरिक बनावट है जिसको देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जनजाति है। लेकिन कौन सा जनजाति है इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। दूसरी बात, वह रक्त से शुद्ध होना चाहिए, रक्त से शुद्ध होना चाहिए, प्योर ब्लडेड होना चाहिए। ये रक्त शुद्ध क्या है, रक्त शुद्ध का मतलब होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब क्या हो रहा है, प्योर ब्लड का मतलब हो रहा है कि उसका विवाह
जो जनजाति है उसका विवाह किसी अन्य अन्य सामान्य वर्ण में या अन्य सामान्य लोगों में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई जनजाति है और वह सामान्य व्यक्ति से विवाह कर लेता है, जनरल पब्लिक से मैरिज करता है, तब फिर क्या होगा, तब तो क्रॉस हो जाएगा ना, उसको कहते हैं वर्ण संकर हो जाना, क्रॉस हो जाना। वर्ण संकर एक वर्ड आता है, कभी कभी पूछ लेता है वर्ण संकर क्या है। वर्ण संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड, राइट। और हाइब्रिड का मतलब यहां पर क्या होगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, क्रॉस का मतलब हो रहा है वर्ण संकर, और वर्ण संकर का मतलब है कि दो वर्णों का मिलन। ये डायरेक्ट टर्म पूछ लेता है वर्ण संकर क्या है। तो जब दो वर्णों का मिलन होगा, दो वर्णों का मिलन, एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग को विवाह, राइट। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे दो वर्णों का मिलन। अगर दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, अलग अलग वर्ण, तो उससे हाइब्रिड हो जाएगा, उससे क्रॉस हो जाएगा, और उस क्रॉस को कहते हैं हम लोग वर्ण संकर, यानी कि क्रॉस हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर अगर जनजाति को पहचानना है तो फिर उसे रियल जनजाति होना चाहिए, जिससे वो बिलोंग कर रहा है, उसके परदादा, उसके बाद फिर उसके दादा, फिर उसके फादर, उसके पुत्र, वो सेम जनजातियों में ही विवाह होना चाहिए। यदि किसी दूसरे वर्ण में विवाह हो जाएगा तब फिर उस वर्ण वाला भी तो गुण ले लेगा, वो चेहरा ले लेगा, रंग ले लेगा, बिल्कुल। तो अगर हाइब्रिड नहीं है, वर्ण संकर नहीं है, तब फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ हद तक पहचान सकते हैं। अब जैसे कैसे पहचान होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसका बाल देखेंगे, एक एक करके अंदर देखेंगे। दूसरी बात आंख देखेंगे, आंख, फिर नाक देखेंगे, नाक की बनावट, नाक का बनावट देखेंगे। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग उसका माथा देखेंगे, ललाट देखेंगे, ललाट, और फिर उसका हाइट देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे, हाइट। हाइट माने ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं, बोलते हैं कितना लंबा है, तो ऊंचाई बोलें या लंबाई बोलेंगे, इतनी सारी चीजें देखेंगे। इन चीजों को देखकर बाकी सब तो सेम ही रहता है। मान लीजिए उसका माउथ, मुंह भी देख सकते हैं, माउथ, माउथ, अंग तो वही है, माउथ मतलब मुंह, अंग तो वही है, लेकिन इसके बनावट में थोड़ा अंतर आएगा। सामान्य लोगों की तुलना में बनावट में अंतर आएगा, और इसी बनावट के आधार पर आप जनजातियों को पहचान सकते हैं। ब्लड ग्रुप, रक्त, ब्लड ग्रुप, रक्त के आधार पर, रक्त समूह के आधार पर नहीं पहचान पाइएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ए बी, ए बी और ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप होता है। रक्त समूह, अगर प्रश्न में ऑप्शन देगा कि जनजातियों का पहचान रक्त समूह के आधार पर होता है, रक्त समूह का मतलब क्या हो रहा है, रक्त समूह का मतलब हो रहा है ब्लड ग्रुप, राइट, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अगर देगा कि जनजातियों का पहचान, जनजातियों का आइडेंटिफिकेशन ब्लड ग्रुप के आधार पर होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, यह रॉन्ग है। ट्राइब्स का पहचान ब्लड ग्रुप के आधार पर नहीं होगा, रक्त समूह के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि रक्त समूह सभी आदमी का यही होता है, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। तो पहला एक क्वेश्चन अगर यहां से घुमा कर देगा, हम लोग देखेंगे एमसीक्यू में कि जनजातियों का पहचान कैसे होगा, उसमें एक ऑप्शन देगा रक्त समूह, उसको गलत कर देंगे। ब्लड ग्रुप के आधार पर, रक्त समूह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड ग्रुप वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ट्राइब्स। जनजातियों को रक्त समूह के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता है। दैट्स क्लियर। तब फिर पहचानने का आधार क्या होगा, तो देखिए बाल, आंख, नाक, ललाट, ऊंचाई यानी लंबाई, और मुंह, माउथ, इन चीजों को देखकर
आप अंदाजा लगा सकते हैं। 90% 95% सही निकलेगा, 5% गलत भी हो सकता है, वो जनरल आदमी भी हो सकता है। लेकिन अगर अगर वो ओरिजिनल होगा, अगर वर्ण संकर नहीं होगा, तब आप आराम से पहचान लेंगे इसको। क्लियर? तो चलिए देखते हैं बाल के आधार पर। फर्स्ट, बाल में क्या होगा? तो जनरली इसका बाल जो है, अगर ओरिजिनल ट्राइब है, खानदानी ट्राइब, तो उसका बाल इस तरह से घुंघरीला होगा। आप नोट डाउन करते चले जाएंगे ना, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आएगा। बाल इसका क्या होगा? घुंघरीला होगा। घुंघरीला बाल, घना बाल, राइट? घना बाल और घुंघरीला, तो जनरली घुंघरीला ही कहेंगे हम लोग। राउंड वाला बाल, हेयर कैसा होगा? घुंघरीला होगा। जनरली इन लोग लंबा बाल भी रख लेता है, लेकिन उससे नहीं पहचान होगा। अगर घुंघरीला हो बाल तो फिर ज्यादा संभावना है ये ट्राइब्स होगा। लेकिन सिर्फ बाल से ही नहीं, ये तो एक बेस हुआ, एक आधार हुआ। दूसरा आधार हम लोग देखेंगे आंख, आई को देखेंगे। बाल के बाद क्या देखेंगे? आंख देखेंगे। आंख जब देखेंगे तो उसका आंख जो है जनरली हल्का रेड लिए हुए होगा। उसका आंख जो है थोड़ा रेडनेस होगा, लाल लाल आंखें होंगी और आंखें दरारी होंगी, थोड़ा अंदर की ओर खुला हुआ गड्ढा है ना, ये रेडनेस होगा इसमें। लाल आंख क्या होगा? रेड कलर का, हल्का रेड होगा और दरारी होगी। दरारी का मतलब क्या होता है? दरारी का मतलब होता है अंदर की ओर ओपन, अंदर की ओर आई जो है ओपेंड होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे आंख के आधार पर आप कुछ हद तक पहचान सकते हैं। थर्ड नंबर, आंख के बाद आप उसको क्या देखेंगे? ललाट। जब आप ललाट देखेंगे, ललाट देखेंगे, फॉरहेड देखेंगे, तो फॉरहेड उसका जनरली फ्लैट नजर आएगा, एक चपटा नजर आएगा। ललाट इसका चपटा होगा। उसके बाद ललाट के बाद हम लोग होठ देखेंगे। होठ, होठ क्या होगा? होठ इसका क्या होगा? ऊपर की ओर थोड़ा फूला हुआ होगा। बंदर जो मॉडिफाइड है, अभी होमोसेपियंस सबसे आधुनिक मानव है, तो इन लोग का होठ जो है, जबड़ा भी कह सकते हैं। होठ, होठ कहां रहता है? जबड़े के ऊपर। तो कभी कभी जबड़ा भी लिख देता है ऑप्शन में। जबड़ा या होठ एक कैसा रहेगा? फूला हुआ। फूला हुआ। जनरली अगर यह हाइब्रिड नहीं हुआ, अगर क्रॉस नहीं हुआ, ओरिजिनल होगा, वर्ण संकर नहीं होगा, तो उसका होठ या जबड़ा कैसा होगा? थोड़ा आम आदमी के तुलना में फूला हुआ होगा, ललाट चपटा होगा, आंख दरारी अंदर की ओर धंसा हुआ और लाल होगा। अब हम लोग आईब्रो पर बात करते हैं। उसका आईब्रो, आईब्रो क्या है? जैसे मंकी के आईब्रो में क्या होता है? अटैच होता है दोनों, इस तरह से यहाँ पर सटा हुआ रहता है। तो इसके आईब्रो को देखेंगे, इसका आईब्रो पूरा घना होगा। ये ट्राइब्स अगर है तो इसका आईब्रो पूरा घना आईब्रो होगा और आपस में जनरली सटा हुआ। आईब्रो कैसे होगा? सटा हुआ प्लस घना। यहां तक हम लोग पहचान लिए इसको। आईब्रो को देख लिए, आंख देख लिए, ललाट देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसका नाक देखने वाले हैं, नोज। तो जनरली नाक जो है इसका, नोज, नोज ये क्या होगा? चपटा होगा। ऊपर में हल्का चपटा होगा और नीचे से नाक इसका इस तरह से, नाक जो है थोड़ा फैला हुआ होगा इसका। इसका नाक अगर नॉस्ट्रिल हम लोग देखें तो आम लोगों की तुलना में, जनरल लोगों की तुलना में नाक इसका यहां पर ऊपर में चपटा, चपटा यानी धंसा हुआ, और यहां नीचे क्या होगा? चौड़ा, फैला हुआ एवं चौड़ा होगा, राइट? चपटा प्लस चौड़ा फैला हुआ। ऊपर में चपटा, नीचे फैला हुआ। नाक सुरीला नहीं होगा। आर्यन लोग का नाक, आर्य जनजातियों का नाक जो है, नोज, इस तरह का नाक इन लोग का सुरीला नाक होता था। यानी कि नोज जो है वह इन लोग का स्टेट था। लेकिन जनजाति में क्या होगा? नोज फैला हुआ होगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से ऊपर में चपटा और नीचे फैला हुआ। क्लियर? अब बच गया हाइट, ऊंचाई के आधार पर। ये आईब्रो था। आईब्रो यानी भौं जिसको बोलते हैं, भौं, भौं। अब हमारा ऊंचाई बच गया हाइट। तो लंबाई या जिसको ऊंचाई कह रहे हैं, इन लोग का लंबाई यानी कि हाइट। ये हाइट जो है, हाइट या लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है। इनका सामान्य हाइट 5 फीट
5 फीट 2 इंच, है ना, 5 फीट 3 इंच, यही जनरल हाइट यही इनका होगा। कभी और भी कम हो सकता है, 4 फीट 8 इंच। तो एक औसत अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज हाइट औसत ऊंचाई या औसत लंबाई की बात करें तो इनका औसत ऊंचाई या औसत लंबाई 5 फीट होता है। इससे थोड़ा बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक प्रश्न यहां से पूछता है कि जनजातियों का पहचान किस आधार पर किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है? आंख से, नाक से, ऊंचाई से, लंबाई से, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो आपका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी सत्य है। लेट अस सी द नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं। ये तो पहचानने का तरीका आप लोग देख लिए, बड़ा व्यवहारिक था। अब हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत जो बातें हैं, कुछ विचारकों का है, कुछ आइडियोलॉजिस्टिक का है, जिन्होंने विचार दिया। जैसे एक विचारक है गुहा। गुहा एक विचारक है, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने जनजातियों के बारे में बताया। और एक डॉक्टर जीएस घुरिये, डॉक्टर जीएस घुरिये, इन्होंने भी जनजातियों के बारे में बताया। इन लोग दोनों, डॉक्टर गुहा का भी एक वर्गीकरण है और डॉक्टर घुरिये का भी वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्टर घुरिये और डॉक्टर गुहा, राइट। ये दोनों क्या है? दोनों ने बताया कि किस प्रकार से जनजातियों को हम लोग भारत में बांटते हैं और किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। प्रश्न जैसे जैसे बनता है तोड़ तोड़ कर हम लोग समझेंगे। अभी तक 2 यूनिट देख लिए हम लोग। जनजाति क्या है, जनजातियों की पहचान कैसे करेंगे, यहां से प्रश्न आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं जनजातियों का वर्गीकरण। ये जो डॉक्टर गुहा और डॉक्टर जीएस घुरिये ने किया, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, यह वर्गीकरण, यह क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, कौन सा बेस बनाकर किया गया है, इसको देखते हैं। तो आइए वर्गीकरण को समझते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है, यह प्रजाति के आधार पर है। प्रजाति को इंग्लिश में रेस कहते हैं। आप इसको एक एक करके नोट करते जाइएगा। रेस का मतलब होता है प्रजाति, यानी कौन सा प्रजाति है और किस प्रजाति से कौन सी जनजातियां बिलोंग करती है, इसको देखना है। प्रजाति के आधार पर दूसरा है भाषा के आधार पर, लैंग्वेज, किन जनजातियों का क्या भाषा है, और उस लैंग्वेज के आधार पर, उस लैंग्वेज के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। थर्ड आएंगे क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? रीजन। रीजन मतलब क्या हुआ? क्षेत्र। अब किस क्षेत्र में है, कौन कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में है, किस एरिया में है, किस डायरेक्शन में है, इसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण है, क्षेत्र के आधार पर। और एक और है कल्ट के आधार पर, यानी संस्कृति के आधार पर। किसका क्या संस्कृति है, कल्चर क्या है, तो कल्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। डॉक्टर गुहा और घुरिये, ये दोनों ने इन चीजों को आधार मानते हुए, इन चीजों को बेस मानते हुए इनका वर्गीकरण किया है, इनका क्लासिफिकेशन किया है। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं प्रजाति के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया होगा। तो आपको बता दें, जब उद्भव हुआ मानव का, अफ्रीका से मानव का उद्भव हुआ माना जाता है। एक यहां मैप बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं अफ्रीका। अफ्रीका एक महादेश है। क्लियर? अफ्रीका एक महादेश है और इसके अंतर्गत साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका एक अलग कंट्री है। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ आप देखेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महादेश को। यहां एक आइलैंड है, मेडागास्कर आइलैंड। अब इस अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये वाला बीच वाला हिस्सा है, देखिए मिडिल वाला, बीच वाला, यहीं से मनुष्य का उद्भव माना गया है।
और माना गया है कि बंदर से मनुष्य का उद्भव हुआ। क्लियर। और ये निग्रो प्रजाति के थे। निग्रो, निग्रो आदमी नाम सुने होंगे। निग्रो, निग्रो से बना है निग्रेटो। निग्रेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मानव की प्रजाति में सबसे पहला जो प्रजाति है यह निग्रिटो प्रजाति ही है। और यहां से अफ्रीका से जब इनका उद्भव हुआ तो ये निग्रिटो प्रजाति यहां से निकलकर अगर यहां इंडिया है तो यहां भारत में आ गए और विश्व के अलग अलग हिस्सों में, विश्व के अलग अलग कोनों में यहां से चले, अफ्रीका से इंडिया पहुंच गए, श्रीलंका पहुंच गए, उधर मलेशिया पहुंच गए, इधर उत्तरी अमेरिका पहुंच गए, इधर दक्षिणी अमेरिका पहुंच गए। जहां भी पहुंचे ये कहां से पहुंचे, ये अफ्रीका से ही पहुंचे। ये जो रीजन है आपका बीच वाला, यह अफ्रीका, अफ्रीका एक महादेश है, इसको याद रखिएगा। और आप कहते हैं ना कि निग्रो, निग्रो जनजाति था पहले, लंबा लंबा आदमी होता था निग्रो, अब उसी निग्रो से बना है निग्रेटो। निग्रेटो, निग्रेटो, इसको आप नोट कर लेंगे, निग्रेटो। और अब अगला लाइन समझिएगा, यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे, निग्रेटो क्या है, पूछेगा निग्रेटो क्या है, तो बोलेंगे निग्रेटो एक प्रजाति है। निग्रेटो एक प्रजाति है जिसका उद्भव कहां से हुआ, अफ्रीका से हुआ, और विश्व के अलग अलग हिस्सों में, विश्व के अलग अलग कोनों में ये फैल गए। एज फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे मैप से आप देखिए, अगर हम इंडिया के, भारत के संदर्भ में हम लोग जनजाति पढ़ रहे हैं, तो अब आप यहां देखिए, ये रहा आपका इंडिया। क्लियर। अब यहां पर जो जनजाति आ रही है, क्लियर, यहां जो ट्राइब्स आ रही है, यह जनजाति कहां से आ रही है, तो सर यह जनजाति अफ्रीका से आ रही है। अफ्रीका में कहां से आ रही है, मध्य अफ्रीका से आ रही है। इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से यहां की जो जनजातियां हैं, इस क्षेत्र की जो ट्राइब्स हैं, नेग्रिटो, यहां पर नोट कर लेंगे आप, निग्रिटो, निग्रेटो। और सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि प्रथम प्रजाति, प्रथम प्रजाति, जनजाति नहीं, ये प्रजाति है, ये निग्रिटो क्या है, प्रजाति है, इसी प्रजाति से निकलेगा जनजाति। क्लियर। तो जनजाति अलग है, प्रजाति अलग है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि पहले दादा आएंगे, फिर पापा आएंगे, फिर बेटा बेटी आएगा, तो उसी तरह से पहले प्रजाति आया और प्रजाति के बाद फिर जनजाति आएगा। राइट। प्रजाति के बाद क्या आएगा, जनजाति आएगा, और जनजाति और जाति भी बनेगा। क्लियर। तो ये पहला नेग्रिटो है। कुल ऐसे प्रजातियों की संख्या कितनी है, 6 है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुल कितने प्रजाति हैं, कुल प्रजाति कितने हैं, तो 6 प्रजाति हैं। आप टिक लगाएंगे, कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है, आपका आंसर होगा कुल प्रजातियों की संख्या 6 है, 6 है। इन 6 प्रजातियों में सबसे पहला प्रजाति आपसे पूछेगा कौन है, निग्रिटो। क्लियर। अब ये निग्रिटो जनजाति प्रजाति जो है, यहां से देखिए आप इंडिया की ओर आए और एक कन्वर्ट होते जा रहे हैं, किसमें, जनजाति में, अलग अलग। तो क्या केवल निग्रिटो ही होगा, नहीं, और भी कुछ प्रजातियां हैं जो भारत में जनजाति के रूप में दिखाई देते हैं। तो एक निग्रिटो के साथ साथ एक भारत में और है, उसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड। और आपको यह बात जान लेना होगा, यहां से प्रश्न पूछेगा कि झारखंड में, पहले झारखंड को देख लेते हैं, झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं, झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं, चाहे वो संथाल हो या कोल हो या भील हो या मुंडा हो, 32 या कोल कांवर हो, 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड में हैं। तो उन जनजातियों में मैक्सिमम यानी अधिकांश प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से ही बिलोंग करती हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की ही जनजातियां हैं। दैट्स क्लियर। और कुछ नेग्रिटो प्रजाति की भी हैं, और कुछ झारखंड में मंगोलॉइड प्रजाति की भी हैं। तो एक निग्रिटो देख लिए, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड देख रहे हैं, और थर्ड हम लोग यहां पर नोट करने वाले हैं मंगोलाइड, मंगोलाइड। क्लियर। मंगोलाइड, ये मंगोलाइड क्या है,
यह भी एक प्रजाति है। तो 6 प्रजातियों में 3 प्रजाति हम लोग देख लिए, कौन कौन? प्रोटोस्टेलाइड, मंगोलॉइड और निग्रिटो। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां जो हैं ये प्रोटोस्टेलाइड और मंगोलॉइड वाले हैं, और थोड़ा बहुत नेग्रिटो भी है। उसके अलावा 3 प्रजाति और कौन कौन से है? तो एक है वेस्टर्न ब्रेचिसेफल, चौड़ी सिर वाले, राइट। और एक है नार्डिक, जो सबसे लास्ट वाला है वह है नार्डिक। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, कहीं पूछ सकता है कि सबसे आखिरी में यानी छठा वाला 6 नंबर पर कौन है। ये नंबर से ही याद रखना है ना, ये 6 नंबर पर पहला वाला का और लास्ट वाला का नंबरिंग याद रखना है। तो लास्ट वाला का नंबरिंग क्या है? लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं नंबरिंग, वो सबसे लास्ट में है, छठे नंबर पर है नार्डिक और फर्स्ट नंबर पर है निग्रिटो। लेकिन भारत में जो जनजातियां हैं वो जनजातियां कौन सी हैं? इन्हीं 2 जनजातियों में सबसे ज्यादा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलॉइड। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलॉइड ये दोनों को अगर झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो 90% जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलॉइड ही है झारखंड में। क्लियर? और भारत में भी, और झारखंड में एक चुनना होगा, दोनों में से एक चुनिए, तो हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड चुनेंगे। मंगोलॉइड से भी ज्यादा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में जनजातियों के लिए भारत के संविधान में भी इनका संख्या बताया गया है, और संविधान में इनका संख्या बताते हुए लिखा गया है कि इनका संख्या संविधान में 560 यानी 560 है। 560 भारत में कुल जनजातियों की कुल जनजातियों का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ द ट्राइब्स, 560 प्रकार की जनजातियां, इतना प्रकार की जनजातियां, इसको नोट कर लेंगे। भारत में पूछेगा कितने प्रकार की जनजातियां हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो पूरे भारत में 560 प्रकार की जनजातियां हैं, ऐसा भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर पूरी जनसंख्या का, टोटल पॉपुलेशन का जनजातियों के जनसंख्या से अनुपात निकालें तो जनजातियों का अनुपात लगभग 8.1% है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नोट करिएगा। कुल जनजातियों का अनुपात, किसका अनुपात? जनजातियों का संख्या, जनजातियों का संख्या कितना है? 8.1% है। किसका? कुल जनसंख्या का। अगर भारत का जनसंख्या जितना है उस जनसंख्या के अनुसार यदि जनजातियों की संख्या का अनुपात परसेंटेज देखा जाए, ट्राइब्स का संख्या का अनुपात हम परसेंटेज देखें, प्रतिशत देखें, तो इसका परसेंट है 8.1%। 8.1% ट्राइब्स जो है वो भारत में है। क्लियर? अब इनका हम लोग पहले वर्गीकरण देख लें। तो वर्गीकरण इनका क्षेत्र के आधार पर किया गया है, रीजन के आधार पर किया गया। दूसरा बताया भाषा के आधार पर किया गया, संस्कृति के आधार पर किया गया, और फिर हम लोग कल्चर, संस्कृति के आधार पर किया गया। तो आप देखिए पहले क्षेत्र के आधार पर, एक रीजन के आधार पर हम लोग करते हैं। देखिए आजादी से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत के अंतर्गत पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। क्लियर? ये पाकिस्तान का रीजन। भारत का जब बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और विभाजन हुआ तो कुछ जनजातियां पाकिस्तान में भी चली गई, कुछ जनजातियां पाकिस्तान में और कुछ जनजातियां भारत में रह गई। लगभग 2.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आजादी से पहले 2.5 करोड़ जनसंख्या जनजातियों का था, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर लगभग पाकिस्तान में चल गया और 1.45 करोड़, लगभग 1 करोड़ 40 लाख इंडिया में रह गया, भारत में रह गया। डॉक्टर गुहा और डॉक्टर घुरिये ने इसका जब विभाजन किया तो भारत में कहा कि पश्चिम में
पश्चिम क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां, देखिए ये मैप में देखिए, इधर वाला को कहते हैं पूरब ईस्ट, इधर वाला को कहते हैं वेस्ट पश्चिम, इधर वाला को कहते हैं साउथ, इधर वाला को कहते हैं नॉर्थ, इधर वाला उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम। तो कहा कि कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जा रही हैं। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने का मतलब क्या है, एक गुजरात, देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ महाराष्ट्र गुजरात और यहां तक ऐसे। उसके बाद मध्य भारत में पाई जाने वाली जनजातियां, देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये जो रीजन है यह हो गया मध्य प्रदेश, मध्य भारत में पाई जाने वाली जनजातियां। क्षेत्र के आधार पर क्या कह दिए, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां, मध्य भारत में पाई जाने वाली जनजातियां, और ये जो दक्षिण देख रहे हैं दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजातियां साउथ में। ये वाला देखिए पूरब है तो ईस्ट में, पूरब में पाई जाने वाली जनजातियां यानी ईस्ट में पाई जाने वाली जनजातियां। और यहाँ देखिए उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है और एक चीन है और तिब्बत है, यहाँ चीन है और तिब्बत है और यहाँ नेपाल है। तो एक वर्गीकरण में हम लोग क्या लेंगे कि नेपाल चीन एवं तिब्बत, नेपाल चीन एवं तिब्बत से संलग्न प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियां। क्षेत्र के आधार पर इस तरीके से भारत में वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको आप वन बाय वन नोट कर लीजिए। पहला क्या देखें हम लोग, पश्चिमी क्षेत्र, नोट करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट क्या देखें हम लोग, पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां। पश्चिमी क्षेत्र बहुत इजी है, नोट करते जाइए। फिर से एक बार दिखा देंगे मैप आपको, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां। दूसरा पॉइंट में क्या हम लोग देखें, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां, साउथ इंडिया, दक्षिणी क्षेत्र कॉपी कर ले यहां से। तीसरा क्या देखें, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां, ईस्टर्न रीजन में। चौथा नंबर क्या देखें हम लोग, मध्य भारत में, मध्य भारत मतलब छत्तीसगढ़ भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, मध्य भारत में पाई जाने वाली जनजातियां। और पांचवा रीजन क्या देखें, नेपाल, नेपाल से सटा हुआ क्या देख रहे हैं, नेपाल प्लस तिब्बत एवं चीन, नेपाल तिब्बत एवं चीन, नेपाल तिब्बत एवं चीन से संलग्न क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां। ये ट्राइब्स का रीजन है, जनजातियों का क्षेत्र है। इसी के आधार पर, इसी क्षेत्र के आधार पर, फिर से देखिए हम यहां मैप ले आते हैं, सारा चीज को आप एक साथ देखिए, थोड़ा कंसाइज कर दें। इसी को आप फिर से देखिए यहां से अच्छे से, आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर दें। क्षेत्र आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैप के आधार पर नक्शा देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे आराम से कि पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, दक्षिण क्षेत्र में पाई जाने वाली है, पूर्वी में है, मध्य भारत में है, नेपाल तिब्बत एवं चीन के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। और लगभग सभी जनजातियों की विशेषताएं एक समान है। जो हम लोग हाइट की बात कर रहे थे, रंग की बात कर रहे थे, तो अधिकांश जनजातियों का रंग काला है और हाइट कम है। लेकिन कुछ कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं अपवाद में जिनका रंग गोरा और हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब 6 फीट के आसपास। लेकिन वह वातावरण पर डिपेंड करता है, कल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पाई जाने वाली कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिसके चेहरा को देखकर पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका क्षेत्र तो देख लिए, अब भाषा के आधार पर देख लेते हैं। भाषा के आधार पर तो जनरली विद्वानों ने भाषा के आधार पर बांटते हुए कहा कि भारत में द्रविड़ प्रकार की, द्रविड़ भाषा जो दक्षिण भारत की भाषा है, तो द्रविड़ भाषा बोलने वाली जनजातियां सबसे ज्यादा हैं। तो आपसे एक पूछे जाएगा भाषा के आधार पर, तो बोलेंगे द्रविड़, द्रविड़ भाषा जो दक्षिण भारत की भाषा है, इसी भाषा को बोलने वाले, इसी से अलग अलग हुआ है, द्रविड़ से ही केरला का मलयालम बना है। मलयालम भाषा
केरला का मलयालम द्रविड़ से ही निकला है। आंध्र प्रदेश का भाषा, तमिलनाडु का भाषा, तमिल भाषा, ये जो साउथ इंडिया का लैंग्वेज है वो इसी द्रविड़ से ही निकला है और आगे चलकर मॉडिफाई होता गया है। क्लियर? तो भाषा में द्रविड़ भाषा। अब संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण, संस्कृति मतलब उनका कैसा रहन सहन कैसा है, कैसा कपड़ा पहनते हैं, किस प्रकार से विवाह करते हैं, किस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन शैली चलता है, क्योंकि हर जनजाति को आप देखेंगे अपने अपने ढंग से रहता है। कई जनजाति तो ऐसे हैं जो स्नान भी नहीं करते हैं। कई जनजाति अभी भी झारखंड का बिरहोर जनजाति है जो आम आदमी से कटा हुआ है, डरता है आम आदमी से और जानवरों का कच्चा मांस भी भक्षण कर जाता है, जानवरों का कच्चा मांस भी खा जाता है। कई जनजातियां अभी ऐसी हैं जो अभी भी जंगलों में जानवरों की तरह रहती है। हालांकि अब मानव से कांटेक्ट उनका भी हो रहा है, धीरे धीरे समस्या का समाधान हो रहा है, तो हम लोग समस्या में देखेंगे। तो संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर भी जाना जा सकता है कि ऐसा संस्कृति है मतलब इसी जनजाति के लोग होंगे। क्लियर? तो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और संस्कृति के आधार पर हम लोग देख लिए। इसी को हम लोग यहां लिखे थे, देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। किस आधार पर, किस बेसिस पर वर्गीकरण किए थे, आ गया ना। भाषा के आधार पर देख लिए, क्षेत्र के आधार पर देख लिए और संस्कृति के आधार पर देख लिए, प्रजाति के आधार पर देख लिए। प्रजाति में क्या क्या देखे हम लोग, निग्रिटो, नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलोइड। और भारत में क्या देखे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलोइड, ये सबसे ज्यादा हैं और एक चुनना होगा तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड चुनेंगे और यहाँ निग्रिटो, और छठा वाला लास्ट वाला क्या था, नार्डिक। लेकिन नार्डिक वाला भारत में नहीं है, नार्डिक वाला भारत में नहीं है। भारत में सिर्फ दो ही आपको देखने को मिल रहा है, कौन कौन, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एक मंगोलोइड। क्लियर? तो क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर और रेस, प्रजाति के आधार पर भारत की जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। अब चलते हैं हम लोग कुछ वैसी जनजातियों का स्टडी करने वाले हैं, उन जनजातियों का अध्ययन करने वाले हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के कारण वे खास पहचान रखते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जितना भी है उसको हमको मैप के माध्यम से देखिए, समझिए और कहानी के माध्यम से याद रखिए, ताकि जब प्रश्न पूछा जाए तो माइंड में आपका क्लिक करे और बहुत ज्यादा रटना भी ना पड़े। देखिए, यदि हम इस रीजन को लेंगे, यहाँ पर इस रीजन को, यहां से हम नीचे जा रहे हैं, यहां से नीचे जा रहे हैं ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला रीजन को क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर ये तो दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो वहां हम लोग लिखे थे ना, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजातियां, तो जी सर लिखे थे। तो बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को यहां हम लोग रीड करने वाले हैं। तो इस मैप को फिर से आप एक बार देखिए, दक्षिण भारत का मैप बना हुआ है और यहाँ जो है यह तमिलनाडु राज्य है। ये वाला जो आप स्टेट देख रहे हैं नीचे ऐसे, इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। आप नोट कर लीजिए, आपको हम ओरिजिनल मैप में भी दिखाएंगे आपको। यह है तमिलनाडु, राइट। और यहाँ तमिलनाडु से सटा हुआ एक स्टेट जो आप देख रहे हैं ऐसे उठा हुआ ऐसे, यहाँ पर है केरल। तो एक केरल राज्य है और यहाँ तमिलनाडु राज्य है। इधर से इसको जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर पठार क्षेत्र है और इस पठार क्षेत्र को यहाँ कह रहे हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और इधर पश्चिम वाला जो रीजन है, इधर वाला जो क्षेत्र है पश्चिम वाला, इधर वाला घाट को कहा जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। क्लियर? अब आप देखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जहां आपस में मिल रहा है, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिल रहा है, यहां एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, राइट। और ब्लू माउंटेन का मतलब क्या है,
नीलगिरी की पहाड़ी। ब्लू माउंटेन का मतलब है नीलगिरी की पहाड़ी। एक बार तो प्रश्न क्या हुआ, यूपीएससी में आईएएस वाला एग्जाम में समाज शास्त्र में पूछा, बड़ा कॉमन प्रश्न था, दिया कि ब्लू माउंटेन है, ऑप्शन क्वेश्चन दिया ब्लू माउंटेन है और ऑप्शन में दे दिया नीलगिरी की पहाड़ी, यानी इंग्लिश देकर हिंदी पूछा जा रहा है, राइट। तो ब्लू माउंटेन मतलब क्या आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी कहां है, ऑप्शन अगर नीलगिरी की पहाड़ी नहीं दिया तो देगा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, अगर डीप में ले गया तो ऐसे देगा, तो हम लोग बोलेंगे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु में नीलगिरी की पहाड़ी है, ब्लू माउंटेन है, जो तमिलनाडु राज्य में है, राइट। यह नीलगिरी की पहाड़ी कहां है, तो तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और यहां एक जनजाति पाई जाती है, एक विशेष ट्राइब पाई जाती है, इस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। टोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडा जनजाति या टोडा ट्राइब्स। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, आंसर करेंगे नीलगिरी की पहाड़ी में, यानी ब्लू माउंटेन में। दैट्स क्लियर। अब हम लोग को जानना है कि ये टोडा जनजाति, फिर से एक मैप बना के दिखा दें आपको हम फ्रेश, ये टोडा जनजाति जो है भारत में कहां पाई जाती है, आपका आंसर होगा किस राज्य में, तमिलनाडु। जैसा ऑप्शन दे, नीलगिरी की पहाड़ी देगा तो हम लोग बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। इस रीजन पर देखिए यहां पर टोडा जनजाति है, टोडा ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं तमिलनाडु, राइट। तो जनरली स्टेट का, राज्य का नहीं नाम पूछता है, राज्य का नाम अगर पूछेगा तो आंसर क्या करेंगे, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। दैट्स क्लियर। अब इस जनजाति का विशेषता क्या है, दो तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि यह जनजाति जानवरों का पालन करती है, जानवरों का पालन। जानवरों का पालन में कौन सा जानवर, तो जनरली यह जनजाति भैंस पालती है, भैंस पालती है, और भैंस पालना ही इनके अर्थव्यवस्था का आधार है, इकोनॉमी का आधार है। और भैंस पालने के कारण भैंस संस्कृति, इनके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, भैंस कल्चर, भैंस संस्कृति, बफेलो कल्चर, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, बुफेलो कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ही पूछ लेता है, इंग्लिश में ही पूछ लेता है, राइट। बुफेलो कल्चर आपसे पूछा जाएगा, भैंस संस्कृति किस जनजाति की विशेषता है, बुफेलो कल्चर किस जनजाति का विशेषता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, बुफेलो कल्चर यानी भैंस संस्कृति टोडा जनजाति की एक खास विशेषता है, भैंस का पालन करती है। नीलगिरी की पहाड़ी में यह जनजाति यानी ब्लू माउंटेन में यह जनजाति पाई जाती है, और इनके अर्थव्यवस्था का आधार भैंस ही है, इसी से इनका आमदनी होता है, खर्च चलता है। दूसरी विशेषता क्या है, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी जनजाति है, साउथ इंडिया का एकमात्र ऐसा जनजाति है जो पॉलीयांड्री होता है, पॉलीयांड्री। अब पॉलीयांड्री आपको लग रहा हो ये क्या हो रहा है ना, पॉलीयांड्री, पॉलीयांड्री का मतलब होता है बहुपतित्व, बहुपतित्व। एक विवाह टॉपिक पढ़ना है, वहां भी ये टॉपिक रोटेट करेगा। पॉलीयांड्री का मतलब होता है बहुपतित्व, बहुपतित्व का मतलब क्या होता है, पत्नी एक रहेगी, पत्नी एक और पति एक, दो से अधिक, पति दो भी हो सकता है, पति तीन भी हो सकता है, पति चार भी हो सकता है, पति पांच भी हो सकता है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपतित्व, पॉलीयांड्री, राइट। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह किया तो पॉलीगैमी, और इसका उल्टा एक महिला अगर कई पुरुष से विवाह किया तो ये पॉलीयांड्री। और जनजातियों में ऐसा है, अभी हाल फिलहाल में भी नॉर्थ इंडिया के जनजाति में ऐसा विवाह हुआ है, तो ये बहुपतित्व है। अगर भाई मान लीजिए आपस जो सगे भाई होते हैं, अगर 5 सगे भाई हैं, महाभारत में द्रौपदी वाला जो कहानी देखे हैं वो टोडा जनजातियों में देखने को आज भी मिलता है। अगर 5 भाई हैं
और एक से शादी हुआ तो पांचों भाई की पत्नी मानी जाएगी। दैट्स क्लियर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुपतित्व विवाह किस जनजाति में है, तो सबसे ज्यादा टोडा जनजाति में सबसे बढ़िया। ऐसे और भी जनजातियों में है, हम लोग एग्जाम्पल देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ का है? टोडा जनजाति का, दक्षिण भारत में। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर मान लीजिए बेबी होगा, बच्चे होंगे, तो कैसे निर्धारण होगा बच्चों का? तो बच्चों का निर्धारण प्रतियोगिता के आधार पर होता है। प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन लगाया जाता है। जैसे एक बेबी हुआ, एक बच्चा हुआ, अब डिसाइड करना है 5 भाई में से किसका बेबी होगा, तो जनरली तीर धनुष रहता है और तीर धनुष के आधार पर कहीं निशाना लगाना रहता है, किसी टारगेट पर निशाना लगाना है, और जो सही निशाना लगा दिया, जो निशाना लगा दिया पहली बार में सही सही, बच्चा उसका हो गया। उसके बाद वो प्रतियोगिता से निकल जाएगा। फिर अगला बार बच्चा होगा तो एक प्रतियोगी निकल गया, 4 बचे हुए हैं, फिर जो लगा देगा निशाना उसका बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जिसको मिल जाएगा वो बाहर निकलते जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लास्ट में 5वां को मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोडा जनजाति का अध्ययन हम लोग किए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका और जनजातियों का वितरण देखेंगे। धन्यवाद।